हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता दूं, मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th, 12th, बीबीए, बीकॉम, एमबीए के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलेगी, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए। और अगर कोई डाउट हो या फीडबैक हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। राइट, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट डिस्कस किया था डिटेल में। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों के ही अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट कवर किया था, और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कवर किया था, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग देखा था, और बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर किए थे। आई होप अब आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल अकाउंटेंसी सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इज द फाउंडेशन या फिर कह लीजिए बेस है अकाउंटिंग का। ठीक है, अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा, बिल्डिंग ज्यादा दिनों तक खड़ी नहीं रह पाएगी ना। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग ज्यादा दिनों तक खड़ी नहीं रह पाएगी। उसी तरीके से अगर जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं है, जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अकाउंटिंग में ज्यादा दिनों तक खड़े रहना, अकाउंटिंग ज्यादा दिनों तक करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो जर्नल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। राइट, और ये जो जर्नल एंट्री है ना, इसकी वैल्यू अकाउंटिंग में वही है जो हिंदी में क ख ग घ की है या इंग्लिश में एबीसीडी की है। जैसे बिन क ख ग घ जाने, बिन एबीसीडी जाने आप हिंदी या इंग्लिश का कोई वर्ड न लिख सकते हैं न समझ सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। उसी तरीके से अगर जर्नल एंट्री नहीं आती तो न पीएल अकाउंट बना पाएंगे, न ट्रेडिंग अकाउंट बना पाएंगे, न बैलेंस शीट बना पाएंगे और न समझ पाएंगे। तो ये जर्नल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा अकाउंटिंग में। और इसी के साथ एक खास बात भी बता देती हूँ कि ये जो जर्नल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है और आप आसानी से कर लेंगे। बस इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो चलिए फिर डिटेल में देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जर्नल क्या होता है, क्या मतलब है, जर्नल की क्या जरूरत है। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है ये भी हम देखेंगे, और उसके बाद जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, और उसके बाद हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। राइट, और एक बात और है, मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, इस बार भी कह रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और नीचे जो छोटी सी बेल है उसको भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। राइट, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। जर्नल। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को कहा जाता है ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी बाय सेल हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसको कहते हैं जर्नल। इसीलिए इसे कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है ओरिजिनली यहीं पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसी बुक में, जर्नल में। ठीक है, और इसे रिकॉर्ड किया जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है कि इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जिस सीक्वेंस में कोई ट्रांजैक्शन अकर करा है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ है उसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, और जो ट्रांजैक्शन बाद में हुआ है उसे बाद में रिकॉर्ड करते हैं। जिस तारीख में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी तारीख में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल एंट्री।
इसीलिए इसे ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहते हैं, प्राइम बुक भी कहते हैं, बेसिक बुक भी कहते हैं, फर्स्ट बुक भी कहते हैं। ठीक है, जर्नल के कई नाम हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है, इन्हें कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। इसको अकाउंटिंग वाउचर्स की मदद से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये अकाउंटिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? जो बिल्स हैं, जो रिसिप्ट्स हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई परचेजिंग की है, कोई सेलिंग की है, तो जो भी कैश मेमोज हैं, जो भी इनवॉइसेस हैं, जो भी परचेज बिल है, ठीक है, उन सबको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्योंकि ये सब प्रूफ है, कोई भी ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है उसका कुछ प्रूफ होगा ना, तो ये सब जो बिल्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, ये सब प्रूफ है। तो इन्हीं प्रूफ से अकाउंटिंग वाउचर बनाया जाता है, और अकाउंटिंग वाउचर से फिर जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। राइट? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। किसी भी बिजनेस में एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। उन ट्रांजैक्शन को याद करना, तो याद रखना पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, तो उनको कहीं रिकॉर्ड करना तो पड़ेगा ना। तो जिस बुक में सबसे पहले इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसको कहेंगे जर्नल। इसीलिए जर्नल को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। प्रिंसिपल बुक यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बुक। राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जर्नल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल जर्नल। कभी कभार क्या होता है कि इंटरप्राइज जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इंटरप्राइज काफी बड़ी है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में सारे ट्रांजैक्शन अगर एक ही बुक जर्नल में रिकॉर्ड किए जाएंगे तो क्या होगा? अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देखना है तो आपको पूरा मतलब मोटी सी बुक देखनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या है, इंटरप्राइज कभी कभार ये भी डिसाइड करती है कि वो मेंटेन करेगी सेपरेट जर्नल फॉर रिकॉर्डिंग द स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अलग जर्नल मेंटेन करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्रेडिट में परचेजिंग हो रही है उसको कहाँ रिकॉर्ड करे? परचेज जर्नल में कर सकती है। अगर कोई क्रेडिट में सेलिंग हो रही है तो उन सबको कहाँ रिकॉर्ड करे? सेल्स जर्नल में। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ परचेज करके रिटर्न किया है तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करे? परचेज रिटर्न जर्नल में। और अगर ऐसे ही कुछ सेल्स रिटर्न आई है तो उसे सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो मेन जर्नल के अलावा भी कुछ स्पेशल अलग जर्नल बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जहां पे केवल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या कहा जाता है? ये जो अलग स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो जर्नल होते हैं उनको कहा जाता है स्पेशल जर्नल, या स्पेशल पर्पस बुक, या सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं ये? जैसे परचेज जर्नल हो गया, सेल्स जर्नल हो गया, परचेज रिटर्न जर्नल हो गया, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब सब्सिडरी बुक होती है, या स्पेशल जर्नल होते हैं जहां पे केवल पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ जर्नल के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जर्नल प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल में जो भी अकाउंटिंग डेटा होता है वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मिलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अभी बताया था, द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जिस सीक्वेंस में कोई ट्रांजैक्शन अकर किया है उसी सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ये खास बात है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। ये जो जर्नल है ना, इसकी एक अच्छी बात ये है कि जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से जो एरर के चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नल में, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी फॉर्मेट ऑफ जर्नल, तो आप देखेंगे जर्नल में जो भी अमाउंट होता है डेबिट और क्रेडिट का, जो भी अमाउंट होता है हम उसको साइड बाय साइड रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट का अमाउंट इधर, क्रेडिट का अमाउंट इधर, तो हम साइड बाय साइड दोनों के अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। इससे हम मैच करा सकते हैं कि जो डेबिट का अमाउंट है और जो क्रेडिट का अमाउंट है वो बराबर है कि नहीं, हम मैच कर पाते हैं। तो इससे एरर के चांसेस कम होते हैं। तो ये एक फायदा है जर्नल एंट्री का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जर्नल का, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी जब मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगी तब वहां पे आपको बताऊंगी नरेशन। जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके नीचे नरेशन भी लिखते हैं। नरेशन का क्या फायदा है कि सपोज करिए आज तो हमें वो ट्रांजैक्शन याद है, ठीक है, बट क्या 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो ट्रांजैक्शन याद रहेगा? नहीं रहेगा ना। ठीक है, बट उस नरेशन को देख करके, नरेशन में हम उस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन किस चीज का है।
तो इससे क्या होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हम 6 महीने बाद भी अगर उस नरेशन को पढ़ ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो जर्नल एंट्री किस चीज की है, वो ट्रांजेक्शन किस चीज का है। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वो ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन हो पाता है, वो पता चलता है कि वो ट्रांजेक्शन किस चीज का है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग जर्नल। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जर्नल के का कि लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये जो जर्नल है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि जर्नल की मदद से आप लेजर पोस्टिंग कर पाते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली लेजर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, एरर के चांसेस हो सकते हैं। बट पहले जर्नल बनाया जाता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर जर्नल से क्या किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है। जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनकी पोस्टिंग की जाती है, किसमें, लेजर में। ठीक है, तो जर्नल हेल्प्स इन पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर, राइट। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जर्नल के बारे में, दैट इज लोकेशन ऑफ एरर। अगर आगे चल के आपने बनाया ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस है वो बराबर नहीं आया, जो टोटल अमाउंट है वो बराबर नहीं आया, तो यानी आपने कोई गड़बड़ी की है, यानी कुछ पीछे कोई गलती हो गई है, कोई एरर हो गया है। ठीक है, अब इस एरर को फाइंड आउट करना होगा। तो जर्नल की मदद से वी कैन लोकेट द एरर, हम उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द जर्नल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट क्या है, तो जर्नल का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है। ऊपर आप लिखेंगे जर्नल और इसमें होते हैं 5 कॉलम। कौन कौन से, पहला कॉलम डेट का, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। ये 5 कॉलम होते हैं जर्नल में। डेट में आप जो भी ट्रांजेक्शन की डेट है वो डालते हैं। पर्टिकुलर्स में आप जर्नल एंट्री करते हैं और उसके नीचे नरेशन लिखते हैं। लेजर फोलियो ये इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट वैसे आप इसमें कभी एंट्री नहीं करते, बट ये लेजर फोलियो जनरली बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट कह रही थी, वरना इसकी कोई इंपॉर्टेंस ऐसा है नहीं, आपको कोई इसमें अमाउंट एंट्री नहीं करनी होगी। लेजर फोलियो बस जान लीजिए होता क्या है, ये जो पर्टिकुलर जर्नल एंट्री आप यहाँ पे करेंगे वो लेजर की बुक में किस पेज नंबर पे है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, लेजर फोलियो में लिखते हैं। ठीक है, लेजर की बुक में ये ट्रांजेक्शन किस पेज नंबर पे है वो यहाँ पे लिखते हैं, तो दिस इज लेजर फोलियो। फिर इसके बाद डेबिट अमाउंट, डेबिट की जो एंट्री होगी उसका जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में जो आपने एंट्री की है उसका जो भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का फॉर्मेट है। अब चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि जर्नल एंट्री करेंगे कैसे, स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप में करके इसको लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है जो भी ट्रांजैक्शन आपको दिए जाएं उनको ध्यान से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं जो इफेक्ट हो रहे होंगे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, आपको आइडेंटिफाई कर, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से अकाउंट है, अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, पता करना है कि वो अकाउंट किस टाइप का है। वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट है या वो अकाउंट रियल अकाउंट है या वो नॉमिनल अकाउंट है, आपको नेचर ऑफ अकाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, अब आप लगाएंगे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल पढ़ा था ना, ठीक है, तो अब तीसरे स्टेप में आप लगाएंगे गोल्डन रूल। फिर यहां से आपको पता चल जाएगा कि उस अकाउंट को आपको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, यहां से आपको जवाब मिल जाएगा और फिर आप करेंगे जर्नल एंट्री। तो ये सिंपल से 3 स्टेप होते हैं जर्नल एंट्री के, आपको अभी मैं एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझाऊंगी आगे। चलिए, पर जर्नल एंट्री करने से पहले जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे गोल्डन रूल थे अकाउंटिंग के। वैसे मुझे पता है आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा और अब आपको गोल्डन रूल अच्छे से लर्न हो गए होंगे, पर चलिए एक बार देख लेते हैं बस। अगर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर अकाउंट रियल अकाउंट है तो रूल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। अगर हमारा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है
तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। यही था गोल्डन रूल। इस रूल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन रूल को ध्यान में रख के अब हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। चलिए, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है? सबसे पहली एंट्री है, आपको ट्रांजैक्शन दिया गया है कि राम स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कितना? 1 लाख का। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, या कौन कौन सा अकाउंट ये इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख का। ठीक है, तो सबसे पहले इसने, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि जो इसने 1 लाख रुपए दिए हैं वो कैश में दिए हैं कि चेक में दिए हैं, तो इसलिए एक अकाउंट तो ये हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट। इसीलिए मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, क्योंकि चेक में भी हो सकता है, तो इसलिए अगर कैश में दिया है तो कैश अकाउंट, अगर चेक में दिया है तो बैंक अकाउंट। तो एक अकाउंट तो ये हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे राम ने पैसे दिए हैं ना, ठीक है, राम ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो दूसरा अकाउंट होगा राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बट इसको आप जनरली आप बुक्स में देखेंगे कैपिटल अकाउंट लिखा रहता है, बट ये अंडरस्टूड है, इट्स अ राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का अकाउंट है। तो कैश अकाउंट, क्योंकि ये एसेट है ना, तो ये क्या है? रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट से रिलेटेड हम रूल जानते हैं। क्या रूल है? जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो राम बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? इसे डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अब दूसरा देखते हैं अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या है? राम कैपिटल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। अगर रिसीवर है तो डेबिट करो, अगर गिवर है तो क्रेडिट करो। ठीक है, तो राम क्या है? राम तो गिवर है ना, बिजनेस से पैसा दे रहा है, गिवर है, तो हम यहाँ पे इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक खास बात और है, ये जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ये हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये जो जर्नल एंट्री है ये हम बिजनेस की बुक में कर रहे हैं। ये जो भी इंटरप्राइज है, एक्स लिमिटेड कंपनी अगर ये है, तो हम इस कंपनी की बुक में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उस प्रोप्राइटरशिप फर्म की बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो हमें एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम है वो गिवर है, वो बिजनेस में पैसा दे रहा है। ठीक है, तो गिवर यहाँ पे उसे कंसीडर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। अब चलिए, हमें पता चल गया किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो अब इसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। डेट के कॉलम में आप डेट लिखेंगे, क्वेश्चन में अगर दी है तो, नहीं दी है तो लीव इट। अगले कॉलम में पर्टिकुलर्स में अब आप जर्नल एंट्री लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया है टू, ये लिखा जाता है। ठीक है, ये ऐसा कन्वेंशन है कि जब जर्नल एंट्री होती है तो जो क्रेडिट का जो अकाउंट होता है उसके पहले लिखा जाता है टू। तो ये कन्वेंशन है, तो आप एज इट इज ही लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा? अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख अमाउंट था। फिर इसके नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में नरेशन। नरेशन क्या है? बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है वही यहाँ पे लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट। अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है ना बिजनेस में, तो वो यहाँ पे लिखेंगे नरेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे एंट्री। अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Purchase furniture from Raj Furniture for ₹10,000 paid in cash। फर्नीचर परचेज किए गए हैं, कहाँ से? राज फर्नीचर से। कितने में? 10,000 रुपए कैश में। तो अब बताइए दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें? तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि कैश में पेमेंट हुआ है। ठीक है, और बताया गया है कि क्या परचेज किया गया है? फर्नीचर परचेज किया गया है। तो दो अकाउंट कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, एक हो जाएगा कैश अकाउंट। फर्नीचर क्या है? एसेट है, तो ये क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। कैश क्या है? ये भी एसेट है, तो ये क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल बताइए, वीडियो पॉज करिए और बताइए रूल क्या है। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल है कि व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो फर्नीचर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो हमने उसे डेबिट किया है, कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट किया है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है,
नरेशन लिख देंगे बीइंग द फर्नीचर परचेज अगेंस्ट कैश, कैश में आया है। अच्छा यहाँ पे ये जो बैंक लिखा है ना ये नहीं होना चाहिए, ये बैंक नहीं होगा क्योंकि चेक में थोड़ी, यहाँ पे तो कैश में आया है ना, कैश में पेमेंट किया है तो यहाँ पे कैश होगा सिंपली, बैंक नहीं होगा। चलिए अगली एंट्री क्या है, अगला ट्रांजेक्शन आपको दिया है पेड रेंट ₹3000, रेंट पे किया गया है 3000 रुपए का। ठीक है, तो दो अकाउंट यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो रेंट पे किया गया है तो एक रेंट अकाउंट हो जाएगा, दूसरा क्या है पे किया गया है तो ये कुछ अंडरस्टूड है, ये कैश में पे किया गया होगा या बैंक या चेक में पे किया गया होगा। तो दूसरा जो अकाउंट हो गया दैट इज कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो दो अकाउंट कौन से आ गए, रेंट अकाउंट और दूसरा कैश या बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट, रेंट खर्चा है तो किस टाइप का अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है कि जो एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट। जो इनकम या गेन होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो हम रेंट को क्या करेंगे, डेबिट। और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल, अगर जो रियल अकाउंट है व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। अगर जा रहा है एसेट तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या लिखेंगे, 3000 दोनों कॉलम में। ठीक है, नरेशन नीचे लिख देंगे बीइंग द रेंट पेड। ओके, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट एंट्री है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स परचेज किए हैं 50,000 के चेक में पेमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है गुड्स, तो सबसे पहले आपको ये जो गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है ना ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो आइटम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रॉ मटेरियल परचेज करती है, कच्चा माल परचेज करती है, किस लिए, ताकि उसको प्रोसेस कर सके, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके, तो उसको हम कहेंगे गुड्स। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ गुड्स या कोई आइटम परचेज करती है फॉर रीसेल पर्पस, दोबारा सेल करने के पर्पज से कोई आइटम परचेज करती है तो उसको हम कहेंगे गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत खास बात है कि गुड्स और एसेट में अंतर समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स कौन से हैं, ठीक है, एसेट्स मतलब फिक्स एसेट कौन से हैं, ठीक है, और गुड्स क्या है, गुड्स वो आइटम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है रीसेल के पर्पज से या फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से, जो गुड्स परचेज, जो आइटम परचेज करती है उसको हम गुड्स कहते हैं। जबकि एसेट क्या है, एसेट वो आइटम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है ताकि वो उसे बिजनेस में यूज कर सके। ठीक है, जिसे बिजनेस में यूज कर सके, जैसे फर्नीचर हुआ, कंप्यूटर हुआ, मशीनरी हुआ, तो ये सब एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स परचेज करती है तो हम क्या करते हैं, एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, अगर मशीनरी परचेज कर रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर परचेज किया है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, बट अगर गुड्स ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किए हैं, ठीक है, तो वहां पर गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं, हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अगर गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, अगर गुड्स सेल किए हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अगर कुछ गुड्स परचेज करके रिटर्न किए हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट यूज करते हैं, अगर कुछ सेल करके गुड्स रिटर्न आ गए हैं तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट यूज करते हैं। तो ये खास बात है यहाँ पे कि गुड्स के लिए हम क्या करते हैं, हम परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट ये यूज करते हैं। जबकि एसेट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स एसेट्स होते हैं, उनके लिए हम क्या है, कंप्यूटर अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, हम इनको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे अंतर समझना बहुत जरूरी है गुड्स और एसेट में। ठीक है, समझ में आया आपको ये बात, ठीक है, तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक, ऑर्गेनाइजेशन है उसने गुड्स परचेज किए 50,000 के अगेंस्ट चेक, तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट होंगे, एक तो यहाँ पे बताया गया है चेक में पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो एक अकाउंट हो गया बैंक अकाउंट, दूसरा क्या है, गुड्स परचेज किए गए हैं ना, पर मैंने बताया गुड्स अकाउंट नहीं यूज किया जाता, उसकी जगह हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट। समझ में आ गया, तो दो अकाउंट कौन से, परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो परचेज खर्चा है तो ये नॉमिनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ये है पर्सनल अकाउंट।
और कौन सा पर्सनल अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं कि अगर एक्सपेंसेस है तो क्या करो? डेबिट। ठीक है, तो परचेज इज एन एक्सपेंस, तो उसे हमने डेबिट किया है। और यहाँ पे हमने चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक से पेमेंट हुआ है ना, तो बैंक क्या है? गिवर है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। तो बैंक यहाँ पे गिवर है, इसलिए हमने क्रेडिट किया है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, फिर नीचे लिख देंगे नरेशन, बीइंग द गुड परचेज एंड इशूड चेक। राइट, चलिए अगली एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 अगेंस्ट चेक, यानी गुड्स सोल्ड किए गए हैं, कितने के? 25,000 के, और पेमेंट जो है वो चेक में हमें रिसीव हुई है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से होंगे? एक तो यहाँ पे चेक की बात हो गई है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा, और गुड्स सोल्ड हुए है ना, तो बताया था गुड्स नहीं यूज करते, हम सेल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सेल्स यूज करेंगे, तो एक अकाउंट हो गया बैंक अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया? सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। सेल्स अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो चेक मिल रहा है, तो चेक हमें मिल रहा है कि बैंक को मिल रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है ना चेक को। ठीक है, और उसे कैश में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक इज अ रिसीवर, तो हम उसे डेबिट करेंगे। और सेल की है तो ये इनकम है, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आपको रूल बस ध्यान में रखने हैं, बस यहाँ पे हमने रूल लगा दिया है, वही 3 रूल जो हमने पढ़े थे, गोल्डन रूल। तो हमें पता चल गया किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 25,000। और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग द गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। राइट, चलिए अगली एंट्री देखते हैं। पेड सैलरी ₹50,000 फॉर मंथ ऑफ दिसंबर टू स्टाफ बाय चेक। यहाँ पे सैलरी पे की गई है 50,000 रुपए दिसंबर की, स्टाफ को चेक से। तो बताइए दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे? एक तो सैलरी पे की गई है, तो एक तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा चेक से पे की गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो दो अकाउंट कौन से हो गए? एक सैलरी अकाउंट हो गया, एक बैंक अकाउंट हो गया। सैलरी किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी पे की गई है ना, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो हम करेंगे डेबिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल था ना, एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। और बैंक किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ तो हम पे कर रहे हैं ना, तो बैंक पे कर रहा है, तो बैंक क्या है? गिवर है। ठीक है, तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000। नीचे हम लिख देंगे नरेशन। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप नरेशन खुद लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगली एंट्री देखते हैं। अब थोड़ा फास्ट चलूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया है। इंटरेस्ट रिसीव ₹1,000 इन कैश। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1,000 कैश में। तो दो अकाउंट कौन से हुए? एक तो कैश में रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट हो गया, और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ठीक है, ये दो अकाउंट हो गए। तो कैश अकाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, अगर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो कैश तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसे करेंगे डेबिट। अगला है इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव इज अ नॉमिनल अकाउंट, इनकम है ये, तो इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा? 1,000। ठीक है, और नरेशन लिख दीजिए, बीइंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या है? रिसीव्ड कैश ₹10,000 फ्रॉम डेटर अमित। अमित हमारा एक डेटर था, एक कस्टमर था, जिसने सामान ले गया था, जो क्रेडिट पे सामान ले गया था, उसको पेमेंट करना था, तो अब उससे पेमेंट हमें रिसीव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक तो कैश में पेमेंट रिसीव हो रहा है, और दूसरा अमित से रिसीव हो रहा है। तो दो अकाउंट कौन से हो गए? एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया अमित डेटर का अकाउंट। कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट। अमित का अकाउंट पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट क्या कहता है कि अगर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। ठीक है, तो कैश तो आ रहा है ना, तो डेबिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अमित तो गिवर है, वो हमें दे रहा है। ठीक है, बिजनेस को दे रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या बन गई? एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000। नरेशन आप खुद से लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड। अगली एंट्री एंड लास्ट एंट्री क्या है?
पेड टू क्रेडिटर सुजीत ₹5,000। हमारा एक क्रेडिटर था, एक सप्लायर था सुजीत, जिससे हमने रॉ मटेरियल शायद खरीदा था। अब उसको हमने पेमेंट किया है ₹5,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट होंगे? एक तो यहाँ पे एक क्रेडिटर सुजीत की बात हो रही है, एक अकाउंट ये हो जाएगा, और दूसरा हमने उसे पेमेंट किया है, तो हमने पेमेंट कैश में किया होगा। ठीक है, क्योंकि बैंक की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो कैश में किया होगा। तो एक अकाउंट हो गया आपका कैश अकाउंट, दूसरा हो गया सुजीत अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, सुजीत अकाउंट पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल, पैसा आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ तो पैसा जा रहा है ना, तो क्रेडिट किया हमने। और सुजीत क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? तो ये पैसा रिसीव कर रहा है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बन गई? सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है, नरेशन आप खुद से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग द अमाउंट पेड टू सुजीत। ठीक है, तो इस तरीके से की जाती है जर्नल एंट्री। एक बार मैं स्टेप रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला है आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन देख के कि कौन कौन से अकाउंट उसमें इन्वॉल्व हैं या कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है? आपको पता करना है कि वो जो अकाउंट है वो किस टाइप के हैं, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? अब आप जो गोल्डन रूल पढ़े हैं अकाउंटिंग का, ठीक है, वो आप अप्लाई करेंगे और वहां से आपको पता चलेगा कि आपको करना है डेबिट या आपको करना है क्रेडिट। और उसके बाद आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। बिन फॉर्मेट बनाए आप जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर ऐसा फॉर्मेट बनाना है। 5 कॉलम होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, आप ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे और इसमें करेंगे जर्नल एंट्री। और नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको दोबारा रिवाइंड करके भी देखिएगा। वैसे मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े से क्वेश्चन आपको बुक से लगाने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन आप बुक से और लगाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेशल जर्नल एंट्रीज करेंगे, जैसे बैड डेप्ट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए, आज तो मैंने इस लेक्चर में केवल बेसिक जर्नल एंट्रीज की थी। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।